तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि नॉर्मली अपनी घिसी पिटी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसे एक ऐसा लॉकेट मिलता है जिससे उसे मैजिकल पावर्स मिल जाती हैं और वो मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर सभी लोगों के पास मैजिक था, लेकिन इसके पास काफी कम मैजिक पावर होती है। तो इसलिए सभी लोग इसे बुली करते हैं और ये मैजिक सीखने के लिए एक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है ताकि ये एक मैजिकल मेज बन सके। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसे अपने एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे और ये एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इस कहानी की शुरुआत में हम अपने एनिमे की मेन कैरेक्टर मू फैन को देखते हैं जो कि अभी अभी मैजिकल स्कूल से अपने एंट्रेंस टेस्ट देकर आ रहा होता है, जिसके बाद वो हमें 3 महीने पहले का इंसिडेंट बताने लगता है। एक दिन मैं पहाड़ी पर मस्ती से इस पेंडेंट को पहने हुए सो रहा था जो कि मुझे एक अनजान बुड्ढे ने दिया था और तभी से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई और ये वर्ल्ड जो कि पहले नॉर्मल हुआ करता था अब पूरी तरीके से मैजिकल वर्ल्ड बन चुका है और मुझे इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि मुझे ठीक से मैजिक करने भी नहीं आता। फिर हमें मू फैन के कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उसी के बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं। अरे मुझे तो लगता है कि वो इस टेस्ट को भी क्लियर नहीं कर पाएगा और वो तो शुरू से ही कुछ भी मैजिक नहीं जानता। और इन्हीं में से एक लड़की का नाम होता है मूबे जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसके दोस्तों का ये मानना था कि ये मैजिकल स्कूल में जाकर आइस पावर को जगाएगा क्योंकि इसकी फैमिली में सभी के पास वही है। और मू फैन के स्कूल से बाहर निकलने पर उसे वहाँ पर उसके डैड दिखते हैं और वो उनसे पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके डैड पहले तो कहते हैं कि वो उसे लेने आए हैं और फिर उसे बताने लगते हैं कि उन्होंने पास ही में उसके लिए एक डिलीवरी बॉय की जॉब ढूंढ ली है और वो लोग काफी अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं। और मू फैन कहने लगता है, अरे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर, मुझे तो मैजिकल स्कूल में जाना है, मुझे मैजिक सीखना है। लेकिन मू फैन के डैड काफी अच्छे होते हैं और वो पहले से ही जानते थे कि इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स चाहिए और ये मू फैन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसकी बात मान जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस मैजिकल स्कूल में भेज कर रहूंगा। और ये सुनकर मू फैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, ये मैं तो हैरी पॉटर जैसा मैजिक सीखूंगा, रिंगार्डियम चेडियोसा। फिर अगले दिन मू फैन जब अपने दोस्त सस्ते दानी जैंग के साथ स्कूल जा रहा था तो वो उसे बताने लगता है, मैंने मूनिंग को देखा, वो सच में काफी सुंदर है, क्या तुम्हारी सेटिंग कराऊं उससे। लेकिन मू फैन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, ये तो बिल्कुल सल्लू भाई जैसा है, बिल्कुल सिग्मा मेल। और तभी वो अपने डैड को एक रिच आदमी से बात करता हुआ देखता है जहाँ पर मू फैन के डैड उसके एडमिशन के लिए उस आदमी से बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो मैजिकल स्कूल इसी रिच आदमी का है। लेकिन ये बंदा उनके हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है, तुम्हारे बेटे को पहले इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए थी और वैसे भी मैं ये चीज नहीं भूला कि तुम्हारा बेटा ही प्रिंसिपल की लड़की को लेकर भागा था। और उसके डैड कहने लगते हैं, उस टाइम वो बच्चा था और उसने ये सारा कुछ जाने अनजाने में किया था, लेकिन मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्लीज उसका एडमिशन उस मैजिकल स्कूल में करा दीजिए और इसके बदले मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर वो आदमी मान जाता है और वो कहने लगता है कि उसके एडमिशन के लिए तुम्हें अपना घर मेरे नाम करना होगा। और मू फैन के डैड ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन मू फैन की खुशी के लिए वो मान जाते हैं और ये सारा कुछ मू फैन दूर खड़ा हुआ सुन रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मू फैन और उसके डैड डिनर कर रहे होते हैं और उसके डैड बताने लगते हैं, तुम्हारा एडमिशन मैजिकल स्कूल में हो गया है। लेकिन इसे सुनकर मू फैन ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि उसका एडमिशन कैसे हुआ है। और उसके डैड कहने लगते हैं, तुम्हारे स्कूल जाने के बाद मैं इस घर को रेंट पर दे दूंगा क्योंकि मैं सारा दिन टैक्सी चलाता हूँ और तुम भी हॉस्टल में रहोगे, तो ये घर ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा, तो इससे अच्छा यही होगा मैं इसे रेंट पर दे दूं। और मू फैन खुश होता हुआ कहता है, अब आप देखना मैं कितना बड़ा मैजिशियन बनूंगा, रिंगार्डियम चेडियोसा। फिर अगले सीन में मू फैन अपने रूम में होता है और वो एक नोटबुक में मूनिंग का नाम लिख रहा होता है, जिसके बाद हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटा था, जहाँ पर मूनिंग उससे मिलने के लिए आई होती है। दरअसल ये अपने पेरेंट्स से काफी ज्यादा दुखी हो चुकी है, इसलिए वो मू फैन को यहाँ से भागने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मूनिंग एक कार में बैठी होती है और मूनिंग के डैड मू फैंग और उसके डैड को काफी मार रहे होते हैं और उसके डैड जाने से पहले मू फैंग से कहते हैं, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें मूनिंग के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर अगले दिन हम सभी स्टूडेंट को स्कूल में जाते हुए देखते हैं और उनकी बातों से ये पता लग रहा होता है मैजिक पावर में फायर काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है जो कि क्लास में 2 या 3 स्टूडेंट्स के पास ही है।
और फिर क्लास में टीचर सभी बच्चों को बैचेस दे रहे होते हैं और वो कहते हैं ये बैचेस पावर के हिसाब से कलर चेंज करते हैं। ग्रीन कलर यानी कि विंड, रेड कलर यानी कि फायर, गोल्ड यानी कि लाइट और ब्लू यानी कि आइस और पर्पल यानी कि लाइटनिंग। तभी मूबे का एक दोस्त मूफैन की बेइज्जती करता हुआ कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी पावर को जगा पाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि टेस्ट में इसके कैसे नंबर आए थे और कैसे इसने एडमिशन लिया। और यहाँ पे सस्ता दानी जहन मूफैन को ये सारा कुछ इग्नोर करने के लिए कहता है मुझे यकीन है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को जगाओगे। और मूबे का दोस्त फिर से हंसता हुआ कहता है अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो, अगर इसने सबसे वीकेस्ट यानी कि लाइट की पावर को भी जगा लिया तो हमें तब भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर सबसे पहले मूबे मैजिक बॉल पर हाथ रखता है और टीचर उसे कह रहे होते हैं मुझे पक्का यकीन है कि तुम आइस पावर को ही जगाओगे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में सभी के पास वही है। और फिर मूबे अपना ध्यान लगाने लगता है, जिसके बाद इस बॉल में ब्लू लाइट जलती है, यानी कि इसने आइस पावर को जगा लिया है। और उसके साथ ही उसके बैच पर एक स्टार आता है और टीचर बताने लगते हैं बाकियों को पावर जगाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारी बारी में स्टार आया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पावर बाकियों से ज्यादा है। जिसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर को अवेकन करने लगते हैं। और अब लास्ट बारी थी मूफैन की और टीचर उसे सही से ध्यान लगाने के लिए कहते हैं और मन में वो यही सोच रहे होते हैं अगर इसने कोई भी पावर को अवेकन नहीं किया तो इसमें बेइज्जती मेरी ही होगी, तो इस छपरी को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जैसे ही मूफैन कॉन्सेंट्रेट करता है तो वो एक अलग ही वर्ल्ड में होता है जहाँ पर हर तरह की पावर्स थी, लेकिन वो फायर और लाइटनिंग पावर की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, किसी ने लाइटनिंग पावर को अवेकन किया है। और ये सुनकर सभी बच्चे उसे देखने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इस पावर को बहुत ही कम बच्चे अवेकन कर पाते हैं। और जब सभी बच्चे वहाँ पर जाकर देख रहे होते हैं तो यहाँ पे मूफैंग की क्रिस्टल पर पहले पर्पल कलर आता है और उसके बाद ये रेड हो जाता है, यानी कि मूफैंग ने दो पावर्स को अवेकन कर लिया है, फायर और लाइटनिंग। फिर हमें अपनी क्लास के सर को दिखाया जाता है, जो कि दूसरे बच्चे को देखकर ये कह रहे होते हैं इसने लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन किया है और ये एलिमेंट कई हजारों बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा अवेकन कर पाता है। और ये एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और जब मूफैन अपनी आंखों को खोलता है तो यहाँ पर पूरी क्लास साफ होती है, क्योंकि ये सारे बच्चे उस लाइटनिंग पावर को देखने के लिए गए होते हैं। और वो देखता है नीचे जो क्रिस्टल है वो अभी लाल है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसने लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन किया था तो ये स्टोन रेड क्यों हो रहा है। और जब वो अपने स्पिरिचुअल स्पेस में देखता है तो उसे लाइटनिंग और फायर दोनों ही एलिमेंट दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि इसने दो एलिमेंट्स को एक साथ अवेकन कर लिया है। और फिर बच्चे क्लास में आने लगते हैं, जहाँ पर मूबे का फ्रेंड ये कहने लगता है अरे ये देखो लल्लू अभी भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसे अभी तक समझ नहीं आया ये इस टेस्ट में फेल हो चुका है। तभी उसकी नजर उस क्रिस्टल पे जाती है और ये देखकर उसकी फटी की फटी रह जाती है। अरे आंखें और सर भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और पीछे बच्चे बात कर रहे होते हैं अबे कौन छपरी का कह रहा था इसने चीटिंग करके यहाँ पे एडमिशन लिया है, देखो तो इसने फायर एलिमेंट को अवेकन किया है, इसका मतलब ये जेन्युइन तरीके से यहाँ पर आया है। और यहाँ पर सस्ता दानी जहन मूफैन को कह रहा होता है हमारी क्लास में सिर्फ दो बंदों ने ही फायर एलिमेंट को जगाया है, जिसमें से तुम एक हो। और मूफैंग मन ही मन ये सोच रहा होता है अरे यार मैं तो ग्रेटेस्ट हूँ, मैंने एक साथ दो दो एलिमेंट्स को अवेकन किया है, अगर इनको ये पता लग गया तो इनकी पैंट यहीं पर गीली हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि ये पहले मुझे मास्टर करना होगा। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर बच्चों को ये समझा रहे होते हैं कि उनके बैचेस पर जो स्टार बने हुए हैं उनका क्या मतलब है। बैच पर बने हुए सभी स्टार्स को अगर आप एक साथ समन कर लेते हो तभी जाकर आप अपनी मैजिक को सही से यूज कर पाओगे। आपको सभी स्टार्स को एक साथ एक फॉर्मेट में लाना होगा, अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपको ये प्रोसेस दोबारा से करना होगा। और टीचर मूबे को डेमो के लिए आगे बुलाते हैं और वो आगे आकर उस क्रिस्टल पे फोकस करता है, जिससे इसकी बॉडी से ब्लू ऑरा बाहर निकलने लगता है और स्टार का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है और वो एक साथ 5 स्टार्स को समन कर पाता है। और टीचर उससे कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, तुमसे पहले आज तक किसी ने 5 स्टार को एक साथ समन नहीं किया। और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बातें करने लगते हैं मूबे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये मोटा दोबारा से मूफैन का मजाक उड़ाने लगता है अबे तुम तो एक स्टार को भी समन नहीं कर पाए हो, जबकि तुमने यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। और मूफैन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके और उसके डैड के सीक्रेट अब पूरी क्लास को पता लग गए थे। जिसके बाद वो गुस्से में आकर बाहर चला जाता है।
और वो एक गली में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी लाइटनिंग पावर को कंसंट्रेट करके स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है। लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ 5 स्टार्स को समन कर पाता है और ये देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो सामने अपनी बहन शिन को देखता है। दरअसल इसकी छोटी बहन एक हैंडीकैप है और चलने फिरने के लिए उसे व्हील चेयर की जरूरत होती है। लेकिन मूफैन को आसपास उसकी व्हील चेयर नहीं दिखती क्योंकि उसकी व्हील चेयर कुछ गुंडों ने छीन ली थी और उनका लीडर शिन को पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। और मूफैन इन गुंडों के पास आ जाता है अपनी बहन की व्हील चेयर लेने के लिए और लीडर उसे देखकर कहता है, अरे देखो तो अपनी प्यारी सी बहन के लिए ये व्हील चेयर लेने आया है, चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना तुझे भी तेरी बहन जैसा बना दूंगा और दोनों इस व्हील चेयर पे बैठ के घूमते रहना। जिसके बाद मूफैन वापस पीछे जाने लगता है। लेकिन ये गुंडों का लीडर उसे ये कहने लगता है, वैसे तुम्हारी बहन दिखने में तो एकदम आइटम है और तुम उसकी चिंता मत करना, मैं रोज उसका ध्यान रखूंगा। और ये देखकर मूफैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो अपने लाइटनिंग एलिमेंट पर कंसंट्रेट करके अपने स्टार्स को समन कर लेता है और गुस्से की वजह से इसका कंसंट्रेट काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस बार वो सातों के सातों स्टार्स को एक साथ समन कर लेता है। अब वो अपनी लाइटनिंग पावर को एक्सेस कर पा रहा होता है और गुस्से में आकर उन लोगों पर अटैक कर देता है और इस अटैक से उस बंदे की वहीं पर टाई टाई फिश हो जाती है और उसके साथ ही इसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। प्लीज प्लीज हमें कुछ मत कीजिए, हमें तो ये फोर्स कर रहा था ऐसा काम करने के लिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। जाओ, तुम्हें जाने दिया, लेकिन आगे से ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। और मूफैन की बहन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर पा रहा है। फिर हम मूबे को उसी रिच आदमी से बात करता हुआ देखते हैं जिसने मूफैन का घर गिरवी रखवाया था और फिर हमें पता चलता है कि ये बंदा मूबे का अंकल है और वो उससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है और वो कहता है सब कुछ एकदम बढ़िया है और मैं 5 स्टार को समन कर पाया हूँ। जिसके बाद उसके अंकल मूफैन के बारे में पूछते हैं और वो हंसता हुआ कहता है, वो छपरी, अरे वो तो क्लास में सबसे वीक है और सिर्फ 1 स्टार वो समन कर पाया है, उसके बस का तो कुछ नहीं। दरअसल इन लोगों का ये प्लान होता है, आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट में अगर मूफैन फेल होता है तो वो इसे स्कूल से निकलवा देंगे। फिर अगले सीन में हम मूफैन को देखते हैं जो कि बाथटब में अपने फायर एलिमेंट पे फोकस करने की कोशिश करता है जिससे ये पानी गर्म होने लगता है और वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर बैठा होता है तभी उसकी बहन आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है, अरे क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी इतनी लाल क्यों है? और मूफैन कहता है, अरे कुछ नहीं, वो तो पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था। और फिर उसकी बहन पूछने लगती है, तुमने इतनी जल्दी लाइटनिंग एलिमेंट की पावर को एक्सेस कैसे कर लिया? कहीं तुम द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तो नहीं हो? दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन वाले ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को काफी जल्दी ट्रेन करते हैं। और मूफैन कहता है, अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने लाइटनिंग पावर काफी पहले एक्सेस कर ली थी और ये मैंने किसी को बताया नहीं था। और उसकी बहन के जाने के बाद वो सोचने लगता है, अगर किसी ने उसे द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा तो वो मुसीबत में आ सकता है। इसलिए वो आने वाले टेस्ट में लाइटनिंग एलिमेंट को छुपाकर फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। और जैसे ये अपनी क्लास में आता है तो सभी बच्चे इसे देख रहे होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता क्योंकि सभी बच्चे उसके पीछे खड़ी हुई उनकी नई टीचर को देख रहे होते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है। इसलिए सभी लड़के उन पे लट्टू हो जाते हैं। दरअसल टीचर टैंगी उन सभी की मैजिक प्रैक्टिस कराने के लिए आई थी और वो आते ही फायर एलिमेंट का मैजिक सभी बच्चों को दिखाती हैं, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और मूफैन ये सोचने लगता है, मैं भी इसी की प्रैक्टिस करके अपने सारे स्टार्स को समन कर सकता हूँ। फिर हमें मूबे और उसके अंकल को दिखाया जाता है जो कि आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और मूबे कहता है कि मूफैन पहले स्कूल में सबसे ज्यादा वीक है, अगर उसका टेस्ट में डी ग्रेड आया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद उसका अंकल उसे एक ब्लैक स्टोन दिखाता है और ये बताने लगता है, ये स्टोन लोगों के मैजिक को एब्जॉर्ब करता है, अगर तुम इस स्टोन को उस टेस्ट वाली जगह पर रख दोगे तो ये मूफैन के मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेगा,
जिस वजह से उसके नंबर्स काफी कम आएंगे। मतलब कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे ये स्कीम लगा रहे होते हैं कि ये इस ब्लैक स्टोन की मदद से मूवफैन का मैजिक को एब्जॉर्ब करा लेंगे, जिस वजह से उसके ग्रेड कम आएंगे और वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। फिर हमें मूवफैन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में अपने फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जैसे ही वो कंसंट्रेट करता है वो यहाँ पर सिर्फ 5 स्टार्स को समन कर पाता है। और अब उसे फिक्र होने लगती है क्योंकि वो आने वाले टेस्ट में 7 स्टार्स को समन करके सबको चौंकाना चाहता था ताकि उनके दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाए। लेकिन अभी तो ये सिर्फ 5 स्टार को समन कर पा रहा है, जिसके बाद ये दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो 5 स्टार्स को समन कर पाता है, जिसके बाद ये बार बार इसको करने लगता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बच्चों को ये बता रहे होते हैं तुम्हें टेस्ट के दौरान एक क्रिस्टल पे हाथ रखना है और वो तुम्हारी पावर को सेंस करेगा, और तुम्हारी पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा चमकेगा, और उसे देखकर ही हम लोग आप लोगों के ग्रेड डिसाइड करेंगे, और जिस किसी का भी डी ग्रेड आएगा हम उसे मौके पर ही स्कूल से बाहर निकाल देंगे। और आगे मूबे के पूछने पर वह ये बताते हैं मैजिक रिलीज एग्जाम ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट के बाद अगर किसी ने इस एग्जाम को पास कर लिया तो उसे डायरेक्ट एलीट क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पर वो मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लेवल को अप कर सकते हैं। फिर सभी बच्चे टेस्ट के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं और फिर प्रिंसिपल सामने आकर चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, और चीफ गेस्ट यहाँ पे मूनिंग और उसके डैड होते हैं। दरअसल मूनिंग अब मैजिकल यूनिवर्सिटी में है और उसका मैजिक लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुका है। फिर प्रिंसिपल मूनिंग को अपने मैजिक का नमूना दिखाने के लिए आगे बुलाते हैं, और वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जगह को ही पूरी तरीके से जमा देती है, और यहाँ तक कि क्रिस्टल बॉल भी उसकी पावर को सहन नहीं कर पाता, जिस वजह से वो बॉल भी टूट जाता है। जिसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें कई स्टूडेंट पास होते हैं तो कई बच्चे फेल, और फिर अगली बारी थी सस्ते दानी जैन की, जो कि इस टेस्ट में काफी आसानी से पास हो जाता है। जिसके बाद वो एग्जामिनर से मैजिक रिलीज एग्जाम के बारे में भी पूछता है, और ये सुनकर सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं, जैसे कि उसने एग्जामिनर से उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। जिसके बाद वो टेस्ट देना स्टार्ट करता है और अपने एयर एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट करके 7 स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है, और सभी स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उसकी टाइन टाइन फिश हो जाती है क्योंकि उसके स्टार बीच में ही गायब हो जाते हैं, और ये देखकर सभी स्टूडेंट उस पे हंसने लगते हैं। अरे ये देखो पोपट ज्यादा ही हीरो बन रहा था। और जेंग ये देखकर उदास हो जाता है। टीचर टैंकी उसे दिलासा देती है कि तुम थोड़े से नर्वस थे और मुझे यकीन है कि तुम इसे जरूर से कर लोगे। और भाई वो टीचर टैंगी की बातें सुनकर शर्मा जाता है। लगता है ये मेरे प्यार में फंस गई। अरे वो एग्जाम तो नहीं, लगता है ये एग्जाम मैंने पास कर लिया है। और उसके बाद अब मुंह पे टेस्ट के लिए आता है, और जैसे वो क्रिस्टल पे हाथ रखता है वो क्रिस्टल अलग ही तरीके से चमकने लगता है, और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और टीचर ये देखकर उसे एस ग्रेड देते हैं, जो कि एक टॉप लेवल की निशानी है। फिर उसके अंकल चीफ गेस्ट को बुलाते हैं और वो कहने लगते हैं मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, इसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिसके बाद मूबे मैजिक रिलीज एग्जाम देता है और वो 7 ही स्टार्स को समन कर लेता है और अपने आइस मैजिक से डमी को जमा देता है, जिसपे उसका अंकल मूनिंग के डैड से पूछता है क्या आपको नहीं लगता कि ये लड़का कुछ खास है, जिसपे मूनिंग सिर्फ ओके बोलती है, यानी कि मूबे ने इतना भी कुछ खास नहीं किया था। और अब एग्जामिनर मूफैन को टेस्ट के लिए बुलाता है। वहीं मूनिंग के डैड उसे कहने लगते हैं लगता है अब हमें चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ खास स्टूडेंट बचे हैं। लेकिन मूनिंग उन्हें रुकने के लिए कहती है, जिस पर उसके डैड मन ही मन ये सोचने लगते हैं इस लड़के ने अपना घर बेच के यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो देखते हैं ये क्या खास करता है। और अंकल के इशारे पर एक टीचर क्रिस्टल के पास वो ब्लैक स्टोन रखता है ताकि वो मूफैन के मैजिक को एब्सॉर्ब कर ले, और ऐसा ही होता है। जैसे वो क्रिस्टल पे हाथ रख के कंसंट्रेट करता है तो उसका सारा मैजिक वो ब्लैक स्टोन एब्सॉर्ब कर लेता है, और ये देखकर उसके सर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अगर भाई ये फेल हुआ तो सारे टीचर्स मेरी ही बजाएंगे और सारे मेरी ही बेइज्जती करेंगे। और यहाँ पर टीचर टैंगी को कुछ गड़बड़ लगती है। वहीं मूनिंग के डैड ये कह रहे होते हैं मूफैन ने अपने डैड की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी है, वो तो बस अपने डैड की तरह ही एक ड्राइवर बनने के लायक है। और मूफैन एक बार फिर से ट्राई करता है और इस बार वो ब्लैक क्रिस्टल उसके मैजिक को सहन नहीं कर पाता, इस वजह से वो टूट जाता है और मूफैन को यहाँ पर बी ग्रेड मिलता है, जो कि एक कॉमन ग्रेड माना जाता है। लेकिन इससे अपने टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और टीचर टैंगी को ऐसा लगता है क्रिस्टल बॉल में कुछ डिफॉल्ट है, इसलिए वो री एग्जामिनेशन की डिमांड करती हैं, जिसे सुनकर उसके टीचर कहने लगते हैं
अरे मैडम क्या कर रही हो, मूफैन पहले ही काफी वीक है, उसे स्कूल में रहने दो। और बच्चे भी ये बात कर रहे होते हैं। हमें तो पहले ही लग रहा था कि क्रिस्टल बॉल में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि मूफैन जैसा वीक स्टूडेंट इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है। जिस पर प्रिंसिपल टीचर टेंगी से कहते हैं, अगर क्रिस्टल फॉल्टी नहीं हुआ तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगी? और टीचर टेंगी भी यहाँ पर हाँ कह देती है और मूनिंग भी ये कहती है, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि क्रिस्टल में कुछ प्रॉब्लम है। और ये सुनने के बाद अंकल टीचर को एक क्रिस्टल बॉल चेंज करने के लिए कहते हैं। और इस बार जैसे ही मूफैन उस क्रिस्टल पे हाथ रखता है, वो क्रिस्टल काफी जोर से चमकने लगता है, जिसके बाद उसे एस ग्रेड मिलता है, वही ग्रेड जो कि मूबे को मिला था। और ये देखकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं, खास करके वो मोटा जो कि अभी तक इसका मजाक बनाता हुआ आ रहा था। और प्रिंसिपल भी कहने लगते हैं, मूफैन का असली रैंक एस था और क्रिस्टल में प्रॉब्लम थी, इसलिए उसका ग्रेड बी दिखा रहा था। और अब मूफैन ये कहने लगता है, मैं मैजिक रिलीज एग्जाम भी देना चाहता हूँ। और मूफे ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मूफैन उसे मूनिंग के सामने नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन मूफे मन ही मन खुश हो रहा होता है कि मूफैन मैजिक रिलीज एग्जाम में मेरे से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा प्रैक्टिस और मेडिटेशन की है। लेकिन जब मूफैन अपने फायर एलिमेंट से डमी पे अटैक करता है तो मूफे की शकल पे 12 बज जाते हैं। फिर मूफैन अपने मैजिक से उस डमी पे अटैक करता है और एग्जामिनर उसकी एनर्जी देखकर उसे मैजिक रिलीज एग्जाम में ग्रेड ए देते हैं। ये सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में किसी भी बच्चे को मैजिक रिलीज एग्जाम में ग्रेड ए नहीं मिला। और यहाँ पर अपना सस्ता दानी जहन ये कह रहा होता है, मैजिक रिलीज एग्जाम प्लस मैजिक टेस्ट के ग्रेड मिलाकर मूफैन अपने स्कूल का सबसे नंबर 1 स्टूडेंट बन गया है। और प्रिंसिपल भी अब उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं मूनिंग के डैड अब मूफैन को अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस सच में काफी अच्छी थी, तुम हमारी फैमिली के पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर सकते हो, जहाँ पर तुम्हें फायर एलिमेंट को ट्रेन करने के लिए बेहतर इक्विपमेंट मिलेंगे। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अब तुम हमारी बरादरी के हो। और मूबे के अंकल उनसे पूछने लगते हैं, तो फिर मूबे का क्या? और मूनिंग के डैड ये कहते हैं, अभी उसे और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। और मूफैन यहाँ पर गुस्सा होने लगता है, जिस तरह से तुमने मेरे डैड और मुझे पूरे शहर में बदनाम किया, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऑफर का एक्सेप्ट करूंगा? ये कभी नहीं होगा। और हाँ, बात रही मूनिंग की, अगर तुम अपने हाथ पैर जोड़कर भी मुझसे रिक्वेस्ट करोगे कि मैं उससे शादी कर लूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके टीचर उसकी इतनी कड़वी बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन भाई मूनिंग को इसकी बात का कुछ भी बुरा नहीं लगता, उल्टा वो ये सुनकर काफी खुश थी। वहीं उसके डैड गुस्से में होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें रुका देते हैं, आप स्कूल कैंपस में हो और यहाँ पर आप ये सब नहीं कर सकते। और प्रिंसिपल उसे मूनिंग के डैड से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन मूफैन ऐसा करने से मना कर देता है, इस घटिया आदमी से मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, इसने मेरे डैड को काफी बुरी तरीके से मारा था, साथ ही 3 साल पहले हमारे घर को भी हथिया लिया था, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? वहीं मूबे के अंकल ये कह रहे होते हैं, अगर आप कहो तो मैं इसे स्कूल से निकाल सकता हूँ। लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पर कहते हैं, मेरी परमिशन के बिना मेरे स्टूडेंट को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। और तभी मूबे फाइट में घुस जाता है और अपनी महानता दिखाने लगता है। और वो मूनिंग को इम्प्रेस करने के लिए उसके डैड से कहने लगता है, आपकी बेइज्जती का बदला मैं इससे फाइट करके ले सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसको मुंह के बल गिराऊंगा। लेकिन मूनिंग के डैड यहाँ पर मना कर देते हैं और वो कहने लगते हैं, मेरा स्टेपसन मूफैन की उम्र का ही है और मुझे पक्का पता है कि वो इसे तो हरा ही देगा। और प्रिंसिपल मूफैन से कह रहे होते हैं, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इनसे माफी मांग लो। लेकिन मूफैन यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है, इस घटिया आदमी के सामने मैं माफी क्या, माफी का माँ भी ना बोलूं। और वो कहता है कि मैं इनके स्टेपसन से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं जीता तो इनको मेरे डैड से सभी के सामने माफी मांगनी होगी, और अगर इनका स्टेपसन जीता तो जो ये कहेंगे मैं वो ही करूँगा। इसके लिए सभी एग्री हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट था, क्योंकि मूफैन अभी टीनेज में है, तो टीचर ये फाइट 2 साल बाद करने की परमिशन देते हैं, जब मूफैन 18 इयर्स का हो जाएगा। और वो इनके डैड भी इस बात के लिए मान जाते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें इलाइट क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी बच्चों का वेलकम करते हैं और यहाँ पर टीचर टेंगी सभी बच्चों को मैजिक इक्विपमेंट यूज करना सिखाएंगी। फिर आगे टीचर एक मैजिक इक्विपमेंट के बारे में बताने लगते हैं और वो ये कहते हैं, इसकी मदद से आपकी ट्रेनिंग की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और टॉप के 3 स्टूडेंट्स इसे 1 महीने तक यूज कर सकते हैं।
और साथ ही वो ये भी कहते हैं जैसे कि मूफैन ने हमारे चीफ गेस्ट के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि मूफैन इसे 10 दिन के लिए ही यूज कर सकता है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं अगर किसी ने इन चीजों को घुमाया या फिर इन्हें डैमेज किया, उन्हें स्कूल से तो निकाला जाएगा, साथ ही साथ उन्हें मैजिक सीखने से भी बैन कर दिया जाएगा। फिर अगले सीन में मूफैन और मूवी जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि एक मैजिक इक्विपमेंट को यूज करके स्टूडेंट सिर्फ 20% तक की अपनी पावर को बढ़ा सकता है, लेकिन एक स्प्रिट ग्रेट मैजिक इक्विपमेंट भी है जिसका यूज करके स्टूडेंट 40% तक अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है। और यही सेम इक्विपमेंट मोर्निंग के पास भी है। और रात में जब मूफैन उस इक्विपमेंट को यूज करने की ट्राई कर रहा होता है तभी उसका लॉकेट यहाँ पे रिएक्ट करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो एक सांप बनकर उसे खा लेता है। और ये देखकर मूफैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। अरे भाई ये क्या हो गया, अगर ये इक्विपमेंट इसने स्कूल को वापस नहीं किया तो काफी बड़ा मसला हो जाएगा। अबे वो लॉकेट जल्दी से उसे बाहर निकाल। और तभी वहाँ पर टीचर टैंकी आ जाती है और मूफैन उन्हें सारा कुछ बता देता है। और टीचर उसके लॉकेट को देखकर कहती हैं कि ये एक एंसेंट स्पिरिट ग्रेट मैजिक इक्विपमेंट है। दुनिया में इस तरह के इक्विपमेंट काफी कम बचे हैं। और वो ये भी बताती हैं कि ये लॉकेट सोल स्पिरिट और दूसरे मैजिक इक्विपमेंट को कंज्यूम करके पहनने वाले की ट्रेनिंग और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और तभी मूफैन को ये समझ आ जाता है कि उसकी ट्रेनिंग की स्पीड बाकियों से ज्यादा क्यों थी, क्योंकि उसकी वजह है ये लॉकेट। और साथ ही टीचर टैंगी उसे ये भी कहती हैं कि तुम्हें इस लॉकेट को संभाल के रखना होगा और जिस इक्विपमेंट को तुमने अभी डैमेज किया है उसको मैं संभाल लूंगी। और फिर वो अपने रूम में जाकर इस लॉकेट के एनर्जी पे कंसंट्रेट करता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बच्चे पास के मिलिट्री बेस में जा रहे होते हैं जहाँ पर उनकी रियल लाइफ ट्रेनिंग होने वाली है। फिर अगले सीन में ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्ग उनका स्वागत करते हैं और आज के हंटिंग टेस्ट के बारे में उन्हें बताने लगते हैं कि उन लोगों को जंगल में छुपे मॉन्स्टर को मार गिराना है। अगर कोई भी एक स्टूडेंट उसे मार गिराता है तो सभी स्टूडेंट को ग्रेड ए मिलेगा। अगर वो लोग मॉन्स्टर को नहीं ढूंढ पाए तो वो फेल हो जाएंगे। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफी घबरा जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है और ऐसा ही टीचर्स को लगता है। तभी मूफैन पूछने लगता है कि मॉन्स्टर को पकड़ने वाले को क्या इनाम मिलेगा और इंस्पेक्टर कहता है कि मैं उस एक स्टूडेंट को अपना मैजिकल आर्मर गिफ्ट कर दूंगा। और ये सारे इस चीज के लिए मान जाते हैं। और ये सुनकर मूफैन मन ही मन ये सोचने लगता है ये मेरे लिए काफी अच्छा चांस है मैजिकल आर्मर पाने का और ये आर्मर मोर्निंग के स्टेप ब्रदर के साथ लड़ने में काफी काम आएगा। और फिर ये सभी लोग मॉन्स्टर को पहाड़ी पर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि नीचे काफी गहरी खाई थी। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट दानी जैन को घूरने लगते हैं, चल बेटा अब तेरी बारी है, तू आगे चल। जिसके बाद वो अपने आप को एक रस्सी में बांधकर अपनी एयर पावर का यूज करता है और सामने वाली चट्टान पर छलांग लगाता है और वो वहाँ से गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। और फिर सभी स्टूडेंट जैसे तैसे करके अपनी स्कीम लगाकर उस गुफा तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर के होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और ये बात उन्हें इंस्पेक्टर कॉन्ग ने ही बताई थी, लेकिन ये बच्चे काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। जिसके बाद वो लोग आगे जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि अगर वो सब एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं तो सभी को ए ग्रेड मिलेगा जो कि उनके लिए काफी अच्छा होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इंस्पेक्टर कॉन्ग और बाकी टीचर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें एक बंदा आकर ये बताता है कि सभी स्टूडेंट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली जैंग और मूबे। इन्होंने अपनी पावर्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया है और उन्हें इंस्पेक्टर से ये पता लगता है कि उस गुफा में असल में मॉन्स्टर नहीं कुछ और चीज है जो कि उनका इंतजार कर रही है। जिसके बाद टीचर टैंगी बच्चों की चिंता करने लगती हैं और वहीं यहाँ पर हम सभी बच्चों को देखते हैं और ये मोटू अभी भी मूबे की तारीफ कर रहा होता है। अरे अंदर कोई मॉन्स्टर भी हुआ तो अपना मोबे विडू एकदम से उसको फ्रीज कर डालेगा, बोले तो एकदम रापचीक। और ये सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और मूबे को अपना लीडर मानने लगते हैं। जिसके बाद वो आगे निकल जाते हैं और मूफैन यहाँ पर एक झील को देख रहा होता है और तभी सस्ता दानी जहन उसके पास जाकर पूछता है, अरे मूफैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो जैंग से कहने लगता है, जरा ध्यान से देखो, बारिश होने की वजह से झील का पानी पूरी तरीके से भरा होना चाहिए, लेकिन ये तो आधा है और इसमें से जो पानी निकला है वो चट्टानों पर अभी लगा हुआ है। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि कोई अभी गुफा से बाहर आया था जिसने यहाँ का पानी पिया है और जितना उसने पानी पिया है उस हिसाब से तो लगता है कि वो चीज काफी बड़ी है। और ये सुनकर सस्ता दानी जैन काफी ज्यादा चौंक जाता है और सभी को ये बात बताने के लिए अंदर चला जाता है।
लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और आगे बढ़ने लगते हैं। और जो बंदा अपनी लाइट का इस्तेमाल करके इन्हें आगे लेकर जा रहा था वो तभी अचानक रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर चट्टान के बीच में एक वुल्फ मॉन्स्टर होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो सभी की फटके चार हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन मूबे वहाँ पर रुककर अपने आइस एलिमेंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट की वजह से वो स्टार का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर पाता, जिसके बाद वो भी यहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की वो भी ये ट्राई करने का सोच रही होती है, लेकिन तभी मूफैन आकर उसे उठाकर भागने लगता है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर और सभी टीचर दूर से खड़े हुए ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और इनकी बात से हमें पता लगता है कि ये वुल्फ असल में असली वुल्फ नहीं है, बल्कि यहीं के एक टीचर का एक स्पिरिट वुल्फ है। और इंस्पेक्टर कॉन्ग ने जीतने वाले को अपना मैजिकल आर्मर गिफ्ट करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी मैजिकल वुल्फ को नहीं हरा पाएगा। तभी हम गुफा में देखते हैं जहाँ पर मूबे अपने बैच को टच करता है और उसके कपड़े एक फाइटर के कपड़ों में चेंज हो जाते हैं और वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके वुल्फ के पैरों को जमा रहा होता है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर निकलने का टाइम मिल जाता है। लेकिन जिस रस्सी से ये यहाँ पर आए होते हैं वो रस्सी अब गायब हो चुकी थी और अब मूफैन भी उस लड़की को लेकर बाहर आ गया था। लेकिन ये लड़की बाकी ये बच्चों को होपलेस देखकर उस वुल्फ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो भी अपने बैच को टच करके अपनी ड्रेस को चेंज कर लेती है और अपनी फायर मैजिक का यूज करके उस वुल्फ पे अटैक करती है। लेकिन उस लड़की का निशाना चूक जाता है, जिसके बाद वो वुल्फ उस लड़की पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर जाओ आ जाता है जिसके पास लाइटनिंग की पावर थी और वो उस वुल्फ को वहीं पर थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है। और ये देखकर सभी स्टूडेंट को काफी जोश आ जाता है और वो सोचते हैं अगर वो एक साथ मिलकर इस मॉन्स्टर को हराएंगे तो शायद वो जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइटनिंग का अटैक इस मॉन्स्टर पे नहीं होता और वो दोबारा से खड़ा होकर मूबे और जाओ दोनों पे अटैक कर देता है। और ये देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके स्कूल के टॉप स्टूडेंट अब बेहोश हो गए हैं और उन्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन मूफैन यहाँ पर समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर पे लेवल 1 के मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा है, जिसके बाद वो अपने बैच को टच करता है और वो भी अपने आप को फाइटर वाले कपड़ों में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके बाद वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है। और ये अटैक लेवल 2 का अटैक था, जिससे वो वुल्फ जलने लगता है और अपने आप को बचाने के लिए पास वाली झील में कूद जाता है। और ये सब देखकर इंस्पेक्टर कॉन्ग और टीचर सभी समझ जाते हैं कि मूफैन ने लेवल 2 का मैजिक यूज किया है। और इंस्पेक्टर कॉन्ग अपनी टीचर को स्पिरिट वुल्फ को रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर ये टीचर इंस्पेक्टर को बताता है कि वो अपने स्पिरिट वुल्फ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मतलब बच्चों के तो लग गए। और पीछे खड़े हुए बंदे ये कह रहे होते हैं स्पिरिट वुल्फ को नरमी से पेश आने के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इंस्पेक्टर को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता, जिसके बाद वो स्टूडेंट को बचाने का डिसाइड करते हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो स्पिरिट वुल्फ अब बाहर निकल गया है और उसके सामने वही लड़की खड़ी है जिसे मूफैन ने बचाया था। और ये वुल्फ काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और तभी ज़ैंग अपनी एयर पावर का यूज करके उस लड़की को बचा लेता है और स्पिरिट वुल्फ का ध्यान अब अपनी तरफ करता है ताकि वो बाकी बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन तभी उस वुल्फ के सामने मूफैन आ जाता है और वुल्फ उसे देखकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन मूफैन जैसे तैसे बच के एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मूबे और जाओ दो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस वुल्फ से लड़ सकते थे, लेकिन इस वुल्फ ने उन्हें पहले ही चित कर दिया है। और जैसे ही वो आगे कुछ सोचने वाला होता है तभी वो वुल्फ उस पर अटैक कर देता है और तभी ज़ैंग आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर अब उस वुल्फ को गुफा के अंदर ले जाने लगते हैं। और उन लोगों को अंदर जाता हुआ देख दो लड़कियां उनकी मदद करने के लिए कहती हैं, लेकिन मूबे का मोटा दोस्त ऐसा करने से मना कर देता है। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है इंस्पेक्टर कॉन्ग की और वो उन बच्चों से वुल्फ के बारे में पता करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों इस गुफा के सेंटर में आ जाते हैं। तभी वो वुल्फ मूफैन पे अटैक करता है, लेकिन ज़ैंग उसे बचा लेता है, लेकिन इस अटैक से वो खुद घायल हो जाता है। और ये देखकर मूफैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उस वुल्फ पे अटैक करता है, जिससे इस वुल्फ के हाथ पैर जकड़ने लगते हैं। लेकिन वो वुल्फ अब भी उस पर अटैक करने की ट्राई कर रहा होता है। मूफैन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता? तभी उसकी नजर ऊपर नोकीली चट्टान पर जाती है और फिर वो अपने फायर एलिमेंट से उस वुल्फ पे अटैक करता है। वुल्फ को ऐसा लगता है कि उसका निशाना चूक गया
लेकिन इस अटैक से चट्टान टूटकर उस वुल्फ पर गिरती है, जिससे वो वुल्फ वहीं पर मर जाता है और उस वुल्फ की स्पिरिट निकल के मूफैन के लॉकेट में चली जाती है। और फिर मूफैन ज़ैंग के पास जाता है, जिसके सिर से काफी खून निकल रहा होता है। और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्ग भी आ जाते हैं और वो उस वुल्फ पे अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये वुल्फ पहले ही मर चुका है और मूफैन उन्हें बताता है कि इसे मैंने ही मारा है। लेकिन इंस्पेक्टर कॉन्ग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद मूफैन उन्हें सारा कुछ बताता है कैसे उसने इस पत्थर की चट्टान से इस वुल्फ को मारा। लेकिन अभी भी उनके दिमाग में ये बात नहीं पड़ रही थी, क्योंकि एक स्पिरिट वुल्फ को मारना इतना भी आसान नहीं है और ये तो एक मामूली सा स्टूडेंट है। मूफैन कहता है ये वुल्फ कैसे मरा इसको तो हम बाद में भी देख सकते हैं, पहले हमें ज़ैंग को बचाना होगा। जिसके बाद वो बाहर निकलने लगते हैं और यहाँ पर सभी स्टूडेंट और बाकी के टीचर्स भी आ जाते हैं और कॉन्ग सभी को ये बताता है कि स्पिरिट वुल्फ मर चुका है। और ये सुनकर भे को काफी ज्यादा दुख होता है और वो उनसे कहने लगता है अगर आप यहाँ पर आ गए थे तो आपको उसे पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए था। और कॉन्ग कहता है कि मुझे यहाँ पर आने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया था और सभी को ऐसा लगता है कि ज़ैंग और मूफैन ने उस स्पिरिट वुल्फ को मारा है। लेकिन इंस्पेक्टर बताता है कि सिर्फ मूफैन ने ही उसे मार गिराया। और टीचर टैंगी मूफैन से पूछने लगती है क्या सच में तुमने उस स्पिरिट वुल्फ को मारा है। और मूफैन बताने लगता है कि वो स्पिरिट वुल्फ हम दोनों को मारने ही वाला था, इसलिए मैंने अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करके एक चट्टान उसके ऊपर गिरा दी, जिससे वो वहीं पर मर गया। और अब सभी बच्चे मूफैन की तारीफ करने लगते हैं। उन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि मूबे काफी ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर मूफैन सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में काफी ज्यादा शांत था और उसने इस मॉन्स्टर को भी काफी आसानी से हरा दिया। और अब कॉन्ग ये कहने लगते हैं कि सभी स्टूडेंट को ग्रेड ए मिलेगा, लेकिन मूफैन को ग्रेड एस मिलेगा, क्योंकि इसने बहादुरी दिखाकर सभी बच्चों को बचाया है। तभी पीछे से एक सोल्जर ये कहता है एस ग्रेड तो उसने फायर एलिमेंट के लेवल 2 को अचीव करते ही पा लिया था, और जैसे कि उसने मैजिकल वुल्फ को मार गिराया है इसलिए उसे रिवॉर्ड में आपका मैजिकल आर्मर मिलना चाहिए। और यहाँ पर ए ग्रेड मिलने पर सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। और अगले सीन में रिवॉर्ड सेरेमनी चल रही होती है, जहाँ पर मूफैन को एक आर्मी बैज मिलता है और इंस्पेक्टर कॉन्ग उसे ये कह रहे होते हैं तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद मेरी मिलिट्री ज्वाइन कर लेनी चाहिए और तुम्हें जो भी इक्विपमेंट चाहिए होंगे वो सारे कुछ मैं तुम्हें अरेंज करके दूंगा। और मूफैन कहता है अरे अरे मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं बाद में देखता हूँ। और मूफैन अब उनसे उनका मैजिकल आर्मर मांगने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर कॉन्ग काफी अजीब सा मुंह बना रहे होते हैं। और जब मूफैन नीचे चला जाता है तो इंस्पेक्टर कॉन्ग ये सोच रहे होते हैं कि जरूर मूफैन मुझसे कुछ छुपा रहा है। और उस वुल्फ की बॉडी पर कुछ अजीब से जलने के निशान थे और उसके बाल भी खड़े थे, जैसे किसी ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया हो। और तभी एक सोल्जर वहाँ पर आके बताता है कि उन्होंने पास में ही एक स्केलेटन वुल्फ को देखा है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अपने सभी सोल्जर्स को वहाँ के लिए भेज देते हैं। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मूफैन होटल की छत पर बैठ के अपने लाइटनिंग एलिमेंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो लॉकेट को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी जो ट्रेनिंग है वो 20% ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से वो स्पिरिट वुल्फ से भी लड़ पाया। और साथ में उसे ये भी समझ आ जाता है कि किसी भी मॉन्स्टर को लेवल 2 के मैजिक से कोई भी असर नहीं पड़ता, बस वो थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं। और जैसे कि मूफैन ने अपना पिछला सेमेस्टर फायर एलिमेंट को ट्रेन करने में निकाल दिया, इसी वजह से वो उसके लेवल 2 के मैजिक को यूज कर पाया। और इस सेमेस्टर में वो लाइटनिंग एलिमेंट पे कंसंट्रेट करने का डिसाइड करता है। वो जानना चाहता है कि इसका लेवल 2 कैसा होगा, क्योंकि लाइटनिंग एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट्स में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और तभी उसे टीचर टैंकी की बात याद आने लगती है। उन्होंने कहा था कि ये लॉकेट एक ग्रोथ टाइप मैजिक इक्विपमेंट है, जिसने अगर फाइन टाइप स्पिरिट कंज्यूम की तो उसकी पावर इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, वो भी 40%। फिर वो एक मॉन्स्टर हंटर बनने का डिसाइड करता है, जिससे इसे 2 फायदे होने वाले हैं। पहला, उसे रियल लाइफ हंटर एक्सपीरियंस मिलेगा और दूसरा, उसके लॉकेट को स्पिरिट कंज्यूम करने के लिए मिलेगी। फिर अगले दिन हम मूफैन को हंटर हॉल में देखते हैं, जो कि अपने आप को पूरा कवर करके आया होता है ताकि उसे कोई पहचान न ले। जिसके बाद वो अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ लोगों से ये पता चलता है कि मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए मिलिट्री और गवर्नमेंट की तरफ से चैंपियनशिप चलाई जाती है, जिसमें आम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं जिन्हें मॉन्स्टर हंटिंग का एक्सपीरियंस है, और इस काम के लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। जिसके बाद हमें एक ऐसे अनऑफिशियल हंटर क्लब के बारे में पता लगता है, जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर मॉन्स्टर को पकड़ने में मदद करता है। और मूफैन उन लोगों से इसके सारे प्रोसेस के बारे में पता करता है, जिस पर ये बंदा उसे सामने लाइन दिखाता है, जो कि काफी लंबी होती है। और ये सारे बंदे वहीं पर ज्वाइन होने के लिए आए होते हैं।
और वो ये कहता है कि वो यंग एज के बच्चों को अपने साथ नहीं रखते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चे हमारे ऊपर बोझ बन सकते हैं। और हाँ, वो हंटिंग ग्रुप वाले सिर्फ फायर एलिमेंट वालों को ही ले रहे हैं, चाहे वो यंग एज का हो या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड। और मुफैन उनसे पूछने लगता है अगर किसी के पास लाइटनिंग एलिमेंट हो तो क्या होगा। और वो बंदा हंसते हुए कहता है लाइटनिंग एलिमेंट वो तो हजारों में से किसी एक के पास होता है और भाई ये हंटिंग ग्रुप वाले उसे तो इजीली ले लेंगे। और अब मुफैन लाइन की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर हम हंटिंग ग्रुप के कैप्टन को देखते हैं। वो ऑडिशन देने आए हुए लोगों की लिस्ट देखकर अपनी टीम पर गुस्सा करता है, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें कोई फायर एलिमेंट वाला चाहिए। और यहाँ पर अब मुफैन की बारी आ गई थी और वो अपना असली नाम नहीं बताता, वो बताता है फैनवू। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इस बच्चे ने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की, जबकि उन लोगों को एंट्री लेवल हंटर की जरूरत है। और मुफैन उनसे कहता है मेरे पास लाइटनिंग एलिमेंट है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये मजाक कर रहा है। जिसके बाद वो अपने लाइटनिंग एलिमेंट का एक छोटा सा नमूना दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और मुफैन पूछता है क्या अब आप मुझे अपने ग्रुप में लोगे। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन खुद आता है उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए। जिसके बाद ये कैप्टन सभी से कहता है हमें राइट बंदा मिल गया है तो आप सभी अब वापस जा सकते हो। अब कैप्टन मुफैन को अपनी टीम मेंबर से मिलाते हैं जिसमें फर्स्ट नंबर पे थी वाइस कैप्टन साई टैंग जिनके पास आइस एलिमेंट की पावर थी। और मुफैन उन्हें देखकर समझ जाता है कि साई टैंग मूनी की कजन है और कहीं वो इसे पहचान न ले। और उनकी टीम में एक शाओ के नाम की लड़की भी थी जिसके पास वाटर एलिमेंट की पावर है। तभी अचानक अंदर एक लड़की आती है, वो कैप्टन को गर्ल्स हॉस्टल पे हुए मॉन्स्टर अटैक के बारे में बताने लगती है जो कि पिछले कुछ टाइम से लगातार हो रहे थे। ये सुनकर कैप्टन मुफैन को अभी घर जाने के लिए कहते हैं। वहीं मुफैन कहता है मैं भी अब इस टीम का हिस्सा हूँ तो मैं भी साथ चलूंगा। और जाते हुए मुफैन को ये याद आता है जिस गर्ल हॉस्टल की बात हो रही है उसी हॉस्टल में उसकी बहन शिन भी रहती है। और वो अपनी बहन को कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन उसकी बहन कॉल नहीं उठा रही होती है। और थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहले ही बहुत सारी पुलिस आई हुई थी। जिसके बाद कैप्टन ली को स्पोर्ट्स एरिया में मॉन्स्टर को डिटेक्ट करने के लिए भेजते हैं और ली के पास एयर एलिमेंट की पावर होती है। और कैप्टन मुफैन को कैंटीन एरिया चेक करने के लिए भेजते हैं। और जब मुफैन कैंटीन में जा रहा होता है तभी उसको शिन का कॉल आता है और वो बताती है हमारे पूरे हॉस्टल को खाली करा दिया गया है और मेरा फोन भी हॉस्टल में रह गया है। और वो अपने भाई से ये भी कहती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर निकली थी और बीच रास्ते में शायद वो कैंटीन की तरफ निकल गई। तभी हम देखते हैं कि मुफैन के पीछे एक खतरनाक वन आई मॉन्स्टर होता है जिसे देखकर मुफैन के पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर मुफैन पे अटैक कर देता है लेकिन मुफैन किसी तरीके से उसके अटैक से बच जाता है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सभी मेंबर इसके धमाके को सुनकर कैंटीन की तरफ भागने लगते हैं। और अब मॉन्स्टर दोबारा से मुफैन पे अटैक करने ही वाला होता है और मुफैन यहाँ पे अपना मैजिकल आर्मर यूज करने ही वाला होता है लेकिन तभी शाओकी उसे अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेती है। और अब ली अपने फायर एलिमेंट का यूज करके उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और मुफैन उसे देखकर ये सोच रहा होता है इसके पास जो फायर एलिमेंट है उससे ये लेवल 2 का मैजिक कर पा रहा है जो कि काफी ज्यादा तेज है और ये मॉन्स्टर के हर एक अटैक से बच रहा होता है। और अब मॉन्स्टर चारों तरफ आग लगा देता है। वहीं कैप्टन अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे यहाँ पर एक वेव क्रिएट होती है और ये मॉन्स्टर फ्रीज होकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर मुफैन समझ जाता है कैप्टन के पास जो फायर एलिमेंट है वो लेवल 3 पर चल रहा है, इस वजह से ये मॉन्स्टर घायल हो गया है। और फिर ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तब ये मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा हो जाता है और साई टैंक पे अटैक करने ही वाला होता है लेकिन मुफैन अपने लाइटनिंग एलिमेंट से इसे ढेर कर देता है। जिसके बाद कैप्टन उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वही मेंबर्स को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि हर्ट होने पे ये मॉन्स्टर यहाँ पर टिका क्यों, क्योंकि जनरली हर्ट होने पे मॉन्स्टर भाग जाते हैं। उसके बाद कैप्टन शाओकी पे गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसके पास वाटर एलिमेंट है तो उसी की जिम्मेदारी थी सभी को प्रोटेक्ट करना। और अब मुफैन इनके हंटर क्लब का ऑफिशियल मेंबर बन गया है और उस मॉन्स्टर की स्पिरिट निकल के मुफैन के लॉकेट में चली जाती है और उसके अलावा इसको कोई भी नहीं देख पाता। वहीं कुछ मेंबर्स कैप्टन को आके बताते हैं कि कैंटीन के पीछे उन्हें एक सुरंग मिली है जहाँ पर और भी वन आई मॉन्स्टर हो सकते हैं, साथ में वो लड़की भी जो कि गायब है। और उनका कैप्टन कहता है कि हमें मैजिक काउंसिल को बताना होगा क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ना ये हमारे बस की बात नहीं है। और जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो सभी साई टैंक से कहने लगते हैं
तुम्हें मूव से सेटिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि उसने आज तुम्हारी जान बचाई। लेकिन ली कहता है, अरे सेटिंग करने से पहले इसका फोन चेक कर लो। पहले इसके फोन पे 10 मिस कॉल आई हुई हैं। कहीं पहले से इसकी कोई सेटिंग तो नहीं है। वहीं हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि पब्लिक बूथ पर टेलीफोन लेकर बैठी होती है। इसका मतलब तो यही है कि शिन ही उसे बार बार फोन कर रही थी। तभी यहाँ पर मूफैन आ जाता है जिसे शिन देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और मूफैन उसे कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उस वन आई मॉन्स्टर को मार डाला। लेकिन उसकी बहन को उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और वो कहती है, अरे चल झूठा। मूफैन कहता है, अरे सच में मैंने उसे मार डाला और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपना ध्यान रखना होगा, खासकर तब जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहता। जिसके बाद अगले दिन कैप्टन मूफैन को उसके पहले दिन की सैलरी देते हैं, जिसे लेकर मूफैन काफी खुश होता है। फिर अगले सीन में हम अंकल को दिखाया जाता है जो कि युएंग को बुलाने के लिए आए थे और युएंग यहाँ पे स्विमिंग कर रहा होता है, जो कि अपनी आइस पावर का यूज करके पानी को जमा देता है। फिर उसी बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और ये देखकर अंकल उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, तुम्हारी पावर बढ़ती जा रही है। लेकिन युएंग को ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग काफी स्लो है। लेकिन अंकल उसे कहते हैं, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है क्योंकि पूरी मू फैमिली में तुम्हारी ट्रेनिंग की स्पीड सबसे ज्यादा है। वहीं आइस पावर में तुम्हारा लेवल 3 है और बाकी के लोग अभी भी लेवल 1 पर हैं। और ये सुनकर युएंग अपने आप को मूनिंग से कंपेयर करने लगता है और अंकल कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तुम दोनों ही अलग हो और एक बार तुम बैटल में मू फैन को हरा दो तो मू फैमिली के सक्सेसर तुम ही बनोगे। फिर अगले सीन में हम युआंग और जू यून को एक साथ देखते हैं और युआंग जू यून से कह रहा होता है, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी फाइट ये किसके साथ फिक्स कर दी, कम से कम कोई मेरी बराबरी का तो होता। और जो यून कहता है, मैं खुद भी ये फाइट नहीं रखवाना चाहता था, लेकिन जब प्रिंसिपल रेडी हुए तो मुझे भी उनकी बात माननी पड़ी। और फिर वो उसे अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के बारे में बताने लगते हैं। इसमें पूरी सिटी में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट जा सकता है और इसके लिए एक कंपटीशन कराया जाता है और मूफैन के स्कूल के कुछ बच्चे भी इसमें जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मूफैन को इतनी बुरी तरीके से हराओ कि कोई भी अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में जाने के लिए तुम्हारे साथ कंपटीशन करने से डरे और इससे तुम अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में जा पाओगे, जो कि मैजिकल ट्रेनिंग के लिए नंबर 1 जगह मानी जाती है। और ये सुनकर युएंग मूफैन के साथ लड़ाई के लिए मान जाता है। और फिर अगले सीन में हम मूबे और उसके अंकल को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके अंकल ये बता रहे होते हैं कि जो युआंग को एक प्यादे की तरह यूज कर रहे हैं और मू फैमिली का असली सक्सेसर मूनिंग ही बनेगी। जिसके बाद मूबे अंकल से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग ट्रेनिंग के बारे में पूछने लगता है। अगर मूफैन इस फाइट में जीता तो क्या वो इसमें ट्रेनिंग के लिए जाएगा? और उसके अंकल कहते हैं, ऐसा होने का तो चांस ही नहीं है। फिर अगली सीन में हमें अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और वहीं पर हमें एक मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि इसकी पावर से धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब देखना ये है कि इनकी फाइट में क्या होने वाला है। और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।